चाहिए। तो वही कुछ बेसिक बात आज बताने वाले हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर का एलिमेंट्स का नेम, वो एलिमेंट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फाबेट सिंबल ली तो कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एलिमेंट का मास नंबर कितना होता है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, उस एलिमेंट का सिंबल और फिर मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर तो ठीक है, हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी होता है, और इसे तुमको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कोई एगो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ है, तो कोई दूसरा भी एलिमेंट का उतना ही एटॉमिक नंबर हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी होता है। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 होता है किसका, हाइड्रोजन का, सिंबल H, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का, सिंबल He, मास नंबर 4। 3 होता है लिथियम का, Li और 7, मास नंबर कितना, 7। सब बोलो। एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम, सिंबल Be, मास नंबर 9। एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे और मास नंबर 11। 6 होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का, सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर 12। 12 है ना। 7 होता है नाइट्रोजन का, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 14। 8 ऑक्सीजन का, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का मास नंबर। 9 होता है फ्लोरीन का, एफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर 19। 10 होता है नियोन का, एन ई, कैपिटल एन स्मॉल ई, और 20 हो जाता है इसका मास नंबर। 11 सोडियम का, एन ए, मास नंबर 23। 12 मैग्नीशियम का, एम जी, मास नंबर 24। 13 एल्युमिनियम का, ए एल, मास नंबर 27। 14 सिलिकॉन का, एस आई, सिलिकॉन, मास नंबर 28। 15 फास्फोरस का, पी, मास नंबर 31। 16 सल्फर का, कैपिटल एस, मास नंबर 32। 17 क्लोरीन का, Cl, मास नंबर 35। 18 आर्गन का, Ar, मास नंबर 40। 19 पोटेशियम का, K, मास नंबर 39, 39। 20 कैल्शियम का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, Ca 40। अब अगर हमको इसको याद करना है तो सबसे पहले हम याद कर लेंगे इसका एलिमेंट और एटॉमिक नंबर को। सिंबल तो मन में रहता है, पहले से पढ़ते पढ़ते किताब है, तो पहले 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब अगर उसके बाद मास नंबर याद करना है तो एक बात दिमाग में रख लो कि अगर कोई वैसा ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम बस एक रैंडम ट्रिक बता रहे हैं, मतलब इसका रियल लॉजिक से कोनो संबंध नहीं है। अगर अब ये लागू होता है सिर्फ 1 से लेकर 20 तक में, उसके आगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब अपना से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घटा बढ़ा नहीं देंगे, तो मास नंबर तो एग्जैक्टली वही होगा जो सही में गिनने पर आएगा। ये बस हम एक नॉर्मल ट्रिक लॉजिक बता रहे हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है, क्या है, इवन, तो मास नंबर दुगुना होगा, क्या रहेगा, मास नंबर दुगुना होगा। और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड है तो मास नंबर दुगुना से एगो ज्यादा रहेगा। एक्सेप्शन होता है 4 और 7, है ना, है 4 और 7, और हेने से एगो 18। ध्यान रखो, ये ऑड है कि इवन है, 4 इवन है, तो मास नंबर होना चाहिए दुगुना, तो ये दुगुना से एगो ज्यादा है, उल्टा है इसमें, तो 9 हो गया। और ये इवन है कि ऑड है, तो होना चाहिए कायदा से दुगुना से एगो ज्यादा, लेकिन सिर्फ है दुगुना, ठीक है। और एगो 18 आर्गन, इसका 40 होता है, तो इस आर्गन का और कैल्शियम का दोनों का 40 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आर्गन वाला बात याद रहता है कि आर्गन का और कैल्शियम का 40 होता है, लेकिन मेन 2 गो ही बस एक्सेप्शन है जो हम अभी बात बताए हैं, एगो बेरिलियम और एगो नाइट्रोजन। आर्गन वाला याद रहता है हमेशा, कितना क्वेश्चन में सोल्व कर चुका है। तो वैसे अभी हम लोग को देखना है रिलेटिव मास, चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास चाहे रिलेटिव मोलर मास।
एक बार और इसके बारे में कुछ बात हम बताए थे कि जैसे कोई भी चीज को मेजर करना है, किसी भी यूनिट को मेजर करना है, वो चाहे हम एरिया के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो पहले हम एक स्टैंडर्ड पैमाना सेट कर लेते हैं कि इतना क्वांटिटी को हम इतना क्वांटिटी को स्टैंडर्ड बोलेंगे और उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट हम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि हम इतना दूर को, माने हम इतना बड़ा कोई भी चीज को हम बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, तो हम सेट कर लिया। अब उसके बाद अब जो कहीं से कहीं तक का जो डिस्टेंस होगा, और हम उस डिस्टेंस को इतना लेंथ से क्या करेंगे कि मेजर करेंगे। समझ में रहा है? अब मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद इससे जितना नंबर ऑफ टाइम्स वो आएगा, हम बोल देंगे कि इतना से वहां, यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस इतना मीटर है। तो हम क्या बोले, इतना दूर को हम क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर। अगर हम बोले कि अब यहाँ से वहां तक है 50 मीटर। ठीक है, तो अब 50 मीटर का मतलब क्या हुआ कि इसका 50 गुना है। ये बात समझ आ रहा है? इसका 50। तो हम क्या किए, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसी से ना कंपेयर किए हैं, तो आया है कि ये जितना है इससे 50 टाइम्स है यहां से वहां तक का लेंथ। समझ में आ रहा है? तो हम क्या किए, वैसे ही वॉल्यूम में 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ। अब उतना एरिया हो गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर। अब कोई मान के रूम को ही हम क्या कर रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं, तो मान लो कि 225 मीटर स्क्वायर है। हम एक रैंडम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ये रूम का मेजरमेंट, रूम का एरिया कितना है, 225 मीटर स्क्वायर। तो एक तो दिमाग में है कि भाई इतना एरिया को 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे, इतना एरिया को 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे। अब ऐसा माने इतना ब्लॉक एरिया को बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब ऐसा इसमें 225 को ब्लॉक बनेगा, तो पूरा रूम कंप्लीटली क्या होगा कि कवर्ड हो जाएगा। ऐसा 225 ब्लॉक से पूरा रूम क्या होगा, कवर्ड हो जाएगा। तो रूम का एरिया कितना हो गया, 225 मीटर स्क्वायर। और 225 मीटर से बहुत बड़ा एरिया है, छोटा मोटे वाला बात नहीं है। हम वैसे कि रैंडम कंपेयर बता रहे हैं, समझ में आ रहा? तो हम क्या किए कि एक स्टैंडर्ड इतना को बोल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर। अभी जब इसको मेजर किए तो पता चला कि ऐसा 225 इसमें हट जाएगा। मैंने ये एरिया इससे जो स्टैंडर्ड एरिया है उससे 225 टाइम्स है। तो कंपेयर न कर रहे हैं, बात समझ रहा है? तो वैसे ही अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मोलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम किसी एक एटम के मास को स्टैंडर्ड यूनिट मान लेंगे। समझ में रहे? अब उस यूनिट से हम बाकी सब एटम के मास को क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। समझ में रहे ना? तो वैसे ही किया जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 आइसोटोप्स, हम लोग अभी आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में अभी नहीं पढ़े, अब एनसीईआरटी का सिलेबस ही ऐसा है। आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा बात भी बताया था हम तुम लोगों को, आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में हल्का सा हिंट्स दिए थे। उसमें हम लोग देखे थे लोग कि डाल्टन क्या बोले थे कि कोई एक एलिमेंट का जितना भी एटम है वो एटम का मास आइडेंटिटी, माने वो एटम का मास सेम होगा। एगो एलिमेंट का कितनो एटम हो, सब एटम का मास क्या होगा कि सेम होगा। और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो सब अलग अलग एटम का मास अलग होगा। यही ना बोले थे। तो आइसोटोप्स इस कॉन्सेप्ट को गलत कर देता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, ध्यान से, एटम है एक ही एलिमेंट का लेकिन मास है अलग। अब अगर हमको मिले, मान लो कि 2-3 गो हमको क्या मिला कि एटम मिला, 2-3 एटम मिला, और हमें पता चला कि एटम वही एलिमेंट का है, तीनों एटम कार्बन का है, माने 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो। तो ये भी एटम कार्बन का, एगो एटम, ये भी एगो एटम कार्बन का, ये भी एगो एटम कार्बन का। फिर पता चला कि इस एटम का मास नंबर है 12, इस एटम का मास नंबर है 13, इस एटम का मास नंबर है 14। एक ही एलिमेंट का बहुत सारा एटम और सब एटम का मास नंबर अलग अलग। डाल्टन तो बोले थे कि सबका मास नंबर सेम होगा, तो उनका कॉन्सेप्ट गलत हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग पढ़े थे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, याद है? इसी चैप्टर में, समझ में आ रहा है ना? तो अब हम वही बोल रहे हैं कि जो कार्बन का 3 गो टाइप का एटम होता है,
मैंने एगो वो एटम कार्बन का है लेकिन उसका मास नंबर 12 है, एगो का 13 है, एगो का 14 है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर 12 वाला ही है, कोई स्पेशल बात नहीं। हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कहीं भी कार्बन, मीथेन, उथेन, कोनो कार्बन के बारे में बात करते हैं तो हम समझ जाओ कि हम वो कार्बन 12 वाला के बारे में बात करते हैं। सबसे समझ में, क्योंकि बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एक कार्बन 12 वाला एटम ही रहता है, ऐसा बहुत ही रेयर है। कार्बन 13 वाला, कार्बन 14 वाला एटम, कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर 13 या 14 है वो रेयर है, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत 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 क्या है कि रेयर है। लेकिन कार्बन 12 वाला आसानी से मिलेगा, सब जो भी मिलेगा बुझो कि सब में सब क्या रहता है कि कार्बन 12 वाला रहता है, ठीक है। तो अब बात समझो, अब कार्बन 12 समझ में आ गया। कार्बन का वो एटम कल हम लिखवा रहे थे एलिमेंट, उसका मास नंबर, तो कार्बन का मास नंबर कितना लिखवाए थे? 12, 13 या 14? 12 लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे क्या? तो क्यों 12, 13, 14 क्यों नहीं लिखवाए? क्योंकि बहुत बहुत रेयर है। जो मैक्सिमम मिलता है वो क्या मिलता है? 12 वाला। तो कार्बन में मास नंबर कितना लिखवाए थे? 12। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो कार्बन के अब हम इसलिए 13, 14 दोनों बता दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि कोई भी क्या हो कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये बता दिए कि अगर हम कार्बन 12 बोल रहे हैं, 13 कोई वैसा भी कार्बन का एटम होता है 12 के अलावा जिसका मास नंबर 13 और 14 भी होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चल, तो 12, 13, 14 तीनों होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा? 12, 13, 14 बहुत बहुत रेयर है, कोई डाउट नहीं है। अब कार्बन मतलब वो कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर 12 है, ठीक है। अब वो एगो एटम कार्बन का मास नंबर है 12, उसके हम वेट किए, उसको तोले, तो उसको जितना भी भार है उस भार को हम बोल दिए एक स्टैंडर्ड मान लिए, इसको बोल दिए हम एक यू, एक AMU। पहले AMU यूज होता था, अब यूज होता है यू। AMU थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, एटॉमिक मास यूनिट ना, 3 लेटर का यू थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया है ना, तो अब यू ही यूनिट के रूप में यूज होता है। क्या मास का हम लोग देखते हैं किलोग्राम, केजी, ग्राम ना, लेंथ का मीटर, एम मीटर, वैसे ही अब यूज होता है यू, पहले यूज होता था AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम एगो एटम के मास को बोल दिए 1U, कि जो जितना भारी हमको महसूस हो रहा है, एगो एटम को पकड़ने पर जितना भारी महसूस हो रहा है, ये कितना भारी है? 1U, ठीक है। अब ये एटम कौन है? किसका, कौन एलिमेंट का है? कार्बन का कौन वाला है? 12 वाला। वो 3 टाइप का होता है, 3 में पॉपुलर वाला 12 वाला जिसका मास नंबर कितना है? 12। उससे वजन को बोल दिया 1 AMU, समझ में आ रहा है। अब इससे हम कंपेयर करेंगे बाकी सब एलिमेंट के एक होगो एटम को, समझ में आ रहा है। अब अगर हम ऑक्सीजन के हम एगो एटम लिए और उससे हम तुलना किए, मान लो कि एगो तराजू में रख दिए हम कार्बन के एगो एटम वो जिसका मास 12 AMU है, एगो तराजू में हम क्या कर रहे हैं कि रखे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आ रहा है, रख रहे हैं। तब हम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब देखो कंपेयर कैसे कर रहे हैं। सॉरी, एक बात हम गड़बड़ा नहीं गया था, अब आगे हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि अब कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम को AMU नहीं बोलते हैं, कार्बन 12 के मतलब एक एटम का कुछ मास होगा, अब वो मास को 1/12 कर दो, वो मास को 1/12 कर दो, तो उतना मास को बोलते हैं एक AMU, वो स्टैंडर्ड हो गया। वो बीच में हम एक मास को ही बोल दिए थे, एक वो गड़बड़ हो गया था। चलो अब हम क्या देखें, चल जो भी वजन हो, कार्बन 12 आइसोटोप्स के एगो एटम का मास जो भी हो उसका 1/12 कुछ ना कुछ होगा ना, तो 1/12 कर दिए, जितना मास आया वो मास को बोल दिए एक AMU, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उतना मास से हम कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर किए हैं तो देखना कि यहाँ पे एक AMU जितना है। अब वैसा ऑक्सीजन के एक गो एटम रखे तो 16 गो एटम, समझ रहे ना, कहता हुआ 16 गो एटम, तो हम उसको बोल दिए कि ऑक्सीजन के एक मतलब ये जो 1 AMU आया है, ऐसा 16 गो रखें, ऐसा 16 गो रखें, तब ऑक्सीजन के एगो एटम के मास के बराबर हुआ, दूरी तरह क्या हुआ कि बराबर हुआ। तो ऑक्सीजन का एगो एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12 से कितना टाइम्स ज्यादा है? 16। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन के एटम का मास कितना हुआ? 16U।
चाहे 16 AMU हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बेसिकली किए क्या है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर किए हैं, तो पता चला कि एक मास 16 गुना है, तो हम बोल दिए 16 AMU या U ना। तो नॉर्मल जगह मीटर उटर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ये भी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई एक, चाहे अभी नॉर्मल बात करें कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट के एगो एटम का मास, फिर से कोई भी एलिमेंट के एगो एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप्स के एगो एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना नंबर ऑफ टाइम्स है। कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट 1 U, तो उससे 10 गुना आया तो उसका मास हो जाएगा 10 U। समझ में आया ना। कोनो का 2 गुना आया तो 2 U, कोनो का 4 गुना आया तो 4 U, कोनो एलिमेंट के एगो एटम का मास एकरा 40 गुना आ गया तो क्या बोल दिए हम, 40 U। ये बात समझ में आ रहा है। ये प्रॉब्लम होता है आर्गन में और कैल्शियम में। अब तुलना करते हैं तो आर्गन के भी एगो एटम का मास आता है एकरा 40 गुना, वो 40 U हो गया। और कैल्शियमो के एगो एटम का मास आता है एकरा 40 गुना, वो भी हो गया 40 U। देखो लिखवाए होंगे आर्गन के स्लॉट में भी और कैल्शियम में भी दोनों 40 U होगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं रहा है। तो एटॉमिक नंबर क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वेट का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ कि इससे कंपेयर करने पर कितना गुना है। अब वो 40 गुना है तो वो भी 40 U, भी 40 गुना है तो भी 40 U। हमें कहाँ से एटॉमिक नंबर का कोनो फर्क पड़ेगा कि एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है, उसको ना फर्क पड़ा क्या। बस हम कंपेयर किए हैं, वो 40 गुना आया था 40 U। कैल्शियम का भी एगो एटम 40 गुना है तो उसका भी एगो एटम का रिलेटिव मास कितना हो गया, 40 U, 40 AMU। तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आ गया। अब रैंडम तुम सब समझ सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 U है, तो दिमाग में तुम सबको आ जाना चाहिए कि कार्बन 12 के मास के 1/12 जितना भार होगा ओकरा से नाइट्रोजन के एगो एटम का मास 14 गुना है, इसलिए वो कितना हो गया 14 U। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब कोनो दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारा क्लियर है। अब एक बात वैसे जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के, ध्यान से, किसी एलिमेंट के एक एटम के मास के बारे में बोल रहे हैं तो वो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब अगर कोई सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात करें, बात वही है, उसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आसान है। अब एक मॉलिक्यूल में कईगो एटम है तुम लोगों को पता है, एगो मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी पढ़ाए हैं ना। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल कईगो एटम होता है तुम लोगों को पता है। सबके एटम के मास को ऐड कर दो तो उस मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर हम एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो वो भी उतना ही है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, उसके उस मास को बोलेंगे रिलेटिव रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर हम देखेंगे 18 आया था CH2O में, याद है तुम लोग को कितना आया था 18। मतलब क्या हुआ कि H2O मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल में हमारे में खड़े मॉलिक्यूल है, मेरे पास ना क्या हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, पूरा H2O मॉलिक्यूल। तो पूरा H2O मॉलिक्यूल को अगर हम जोखें ना, हमारे दिमाग में आइडिया कि एक हो एटम करके चलो बहुत जोख लिए हैं। अब मॉलिक्यूल जोखा जाए, अब मॉलिक्यूल वजन किया जाए, तब एगो मॉलिक्यूल हमारा हम कुछ जोख सकते हैं। हम है एक तरह किलो रखेंगे, हम हाथी बैठा देंगे, समझ रहे ना। हम जैसे मन वैसे जोख सकते हैं। हमको बस एक कंपेयर तैयार करना है कि इससे ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स है। हमको तो बस एक कंपैरिजन सेट करना है। नहीं होता है कि धरती का वेट का किलो तराजू रख के जोखा जाता है क्या। तो हम कुछ का वेट माप सकते हैं, इतना 10 के पावर इतना किलो। ये बात समझ में आ रहा है। तो कुछ कर सकते हैं। तो वैसे हमारे दिमाग में है चलो कि कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12 से बाकी सब को एक हो एटम तक करके हम देखिए लिए। तो नाइट्रोजन का एगो एटम करके देखे तो 14 U आया, 14 गुना आया तो बोल दिए 14 U है। ऑक्सीजन के एगो एटम करके देखें तो 16 गुना आया तो बोल दिए 16 U है। आर्गन का देखें तो 40 गुना आया तो 40 U है। कैल्शियम का भी देखें तो 40 गुना आया तो 40 U है।
बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सल्फर का देखें तो 35 गुना आया, तो हम बोल दिए कि 35 क्यों है, तो बहुत हो गया नौटंकी। अब कहोगो एलिमेंट के, कहोगो एटम का मास का कंपेयर करते करते अब सीधे मोलिक्यूल में हाथ लगाया जाए। मोलिक्यूल मोलिक्यूल वाइज क्या किया जाए कि जो कि देखा जाए कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना आ रहा है, सीधे मोलिक्यूल से अब हम कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो अगर ये सेम वही है कि कोई भी सब्सटेंस के एगो मोलिक्यूल का मास, अब एक चम्मच पानी है, अरबों खरबों कितना मोलिक्यूल होगा, अब उतना मोलिक्यूल ना, सब का सिर्फ एगो मोलिक्यूल का मास कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से जितना गुना होगा उस मोलिक्यूल का मास उतना यू हो जाएगा। उसी को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। बार बार बोल रहे हैं रिलेटिव, मतलब ये मास एक्चुअल मास नहीं है। एक्चुअल मास रहता तो हमेशा उसको ग्राम में बोलते हैं। हमने यही सीखा है कि मास का यूनिट होता है ग्राम। समझ में आ रहा है? हम हमेशा उसको किसी चीज में बोलते हैं ग्राम में। बचपन से लेके अभी तक हम लोग ग्राम में, किलोग्राम में सब सामान खरीदते आ गए हैं, नहीं कि खरीदते आ गए हैं क्या? तो हम लोग अभी तक मास में क्या ग्राम, इसलिए हम बार बार रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए कि एगो एटम बहुत 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 छोटा चीज है। अगर हम एक्चुअली में मापने जाएं तो एगो एटम का मास इतना कम है कि आदमी इमेजिन नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन के एगो एटम का मास, हाइड्रोजन के एक्चुअली में अगर हम मेजरमेंट करें तो एक एटम का मास आता है अप्रोक्स 1.67 इंटू 10⁻⁻23 kg। -23 सोचो कितना निगेटिव में समझ सब पावर माइनस में है, 0.0000 बहुत पीछे तक जाएगा। माइनस अगर हम बोले कि 10⁻⁻1 माने 0.1 1/10 होगा, और 1/10 होगा इसे लिखेंगे 0.1 kg। बस में 10⁻⁻2 0.01 kg, 10⁻⁻3 0.001 kg, -23 सर 0.00000 कितना बार, तब 23 कितना, उसका कितना हल्का होगा। ये बात समझ रहा है? तो एक्चुअली में जाए तो कैलकुलेशन में दिमाग फट जाएगा। इससे बेटर है कि अगर हम एटम का मास के बारे में बात करें तो एटम को एटम से कंपेयर करें ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम कोई एक एटम के मास को स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में सेट कर देते हैं और उससे बाकी सबको कंपेयर करके हम लोग यू या एएमयू में क्या करते हैं कि लिखते हैं। अब यू में लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो एक्चुअल मास में अब कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे जब मोल वाला बात पढ़ेंगे तो हम एक्चुअल मास के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा। अभी बस हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव, अगर हम रिलेटिव के बारे में बोल दिए तो समझ जाओ सभी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, इसी का मतलब हुआ यू या एएमयू। बात यह कि अब मोलिक्यूल का मास कैसे निकाला जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल। कोई भी मोलिक्यूल का जो मोलिक्यूलर फार्मूला है, वो मोलिक्यूलर फार्मूला में जितना भी एटम है सब एटम के अलग अलग मास निकाल के ऐड कर दो तो मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जिन अगर हम वाटर के बारे में बात करें H2O, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन का एटम है, एगो ऑक्सीजन का। अब एगो हाइड्रोजन के एटम का कितना रिलेटिव एटॉमिक मास है, 2 से गुना कर देंगे तो 2 एटम का ये निकल गया। फिर ऑक्सीजन का एक एटम है, अब ऑक्सीजन के एगो एटम का कितना है, अब दोनों को जोड़ दिए हमको रिलेटिव मोलिक्यूलर मास निकल गया। किसका? H2O मोलिक्यूल का। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे करके हम लोग रिलेटिव मोलिक्यूलर मास निकालते हैं। एक छोटा सा चीज है, हालांकि उसको हम आगे बता देंगे, बस समझ लेते हैं। एक होता है फॉर्मूला मास, एक होता है मोलिक्यूलर मास। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों को अगर कहीं मिल जाए तो ये मत समझ दोनों सेम है, दोनों क्या होता है कि अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, कोई वैसा कंपाउंड है, कोई वैसा सब्सटेंस है जो हम मोलिक्यूल फॉर्मूला में लिखते हैं, अगर उसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर H2O लिखे हैं, H2O फॉर्म में एग्जिस्ट किया ना, वो इंफेरिकल फॉर्मूला नहीं है ना, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, तब वहां पे फॉर्मूला मास और मोलिक्यूलर मास सेम हो गया। लेकिन अगर इंफेरिकल फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं वो है, एक्चुअल फॉर्मूला कुछ और है, तब जाके दोनों में क्या होगा कि डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम एएमयू को, ये तो समझ में आ रहा है कि पहले यूज करते थे एएमयू, जिसका मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट, अब यूज करते हैं सिर्फ यू, और इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं तो
इसके पहले यहाँ पे लिखे थे एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के 1/12 मास को हम बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, अब उसी से कंपेयर करेंगे, इसलिए 1 AMU बोलते हैं उसको एटॉमिक मास यूनिट को। और कंपैरेटिव बता दिए हैं कितना मास को 1 AMU बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम को मास को 1 AMU से कंपेयर करेंगे। 1 AMU से कंपेयर करने का मतलब क्या होगा कि एटम के कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 से कंपेयर करेंगे। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम of an element is defined as number of times 1/12 mass of one atom of carbon 12। ध्यान से, relative atomic mass of one atom of an element, कि एक एलिमेंट के एक एटम के मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब तो atomic mass of one atom of an element is defined as the number of times 1/12 mass of one atom of carbon 12। ये one atom of carbon 12 का 1/12 मास एटॉमिक मास यूनिट है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ना। तो कार्बन 12 आइसोटोप 16, इसका मास नंबर 12 है। वो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 मास से हम कंपेयर करेंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उस एलिमेंट के एक एटम का मास का उतना रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसा समझ आ रहा है ना, तो उस एलिमेंट का उतना रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। अब जिसका अगर हम बोले कि एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1U है, माने हाइड्रोजन के एक एटम का जितना मास है रिलेटिव एटॉमिक मास 1U है। मतलब क्या, इसका मास उतना ही है जितना एग्जैक्ट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 मास होता है। एग्जैक्ट मतलब 1U है, जितना U इतना E 1U। अगर हम बोले कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U है, मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट जितना होता है उसका 16 टाइम्स है, 16 टाइम्स क्या है कि हेवियर है। इसलिए ऑक्सीजन का कितना हो गया 16U। अब देख लीजिए रिलेटिव मोलिक्यूलर मास, लोग देख रहे हैं लोग रिलेटिव मोलिक्यूलर मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास में एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना नंबर ऑफ टाइम्स है। ऐसे एटॉमिक मास लिखे हैं। अब यहाँ पे मोलिक्यूलर मास हो जाएगा ना, हम मोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। गणना लिख लिया, काटना पड़ेगा। रिलेटिव मोलिक्यूलर मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में जैव मोलिक्यूल हो, एक सब्सटेंस में एक मोलिक्यूल के मास को रिलेटिव मोलिक्यूलर मास के रूप में डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ टाइम्स 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के एक एटम का मास का 1/12 मास जितना है उससे इस मोलिक्यूल का मास उससे इस मोलिक्यूल कितना नंबर ऑफ टाइम्स हेवियर है। तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होगा उसका मोलिक्यूलर मास उतना हो। जैसे अगर रैंडमली हम डायरेक्ट बात करें तो H2O एक मोलिक्यूल है, एटम तो कोई एक एलिमेंट है कि H2O मोलिक्यूल है, हेटेरोटॉमिक मोलिक्यूल है। तो अगर हम H2O के मोलिक्यूलर मास आया है 18U, मतलब क्या हुआ कि H2O कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से 18 टाइम्स ज्यादा है। सिंपल है। और ये कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड बाय एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल ऑफ इट्स एटम। उसके सब एटम के मास को ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन में 2 गो हाइड्रोजन का एटम है, 1 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हाइड्रोजन के एटम है ना, 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 गो ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 गो एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का होता है कितना 1U, तो 2 गो से गुना कर दिए तो 2 गो हाइड्रोजन के एटम का निकल गया 2U। ऑक्सीजन के 1 का होता है 16U, 16U 2U कितना हो गया 18U। ये 18U क्या हो गया, रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। एक्चुअल इस मोलिक्यूल का मास नहीं है, इज नॉट एक्चुअल मास, ओनली रिलेटिव मोलिक्यूलर मास है। कंपेयर कर रहे हैं ना, रिलेट कर रहे हैं। ठीक।